तो गाइस आज हम एक न्यू मानवा को स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि मैं पहले जिस मानवा को एक्सप्लेन कर रहा था उसके ऊपर अच्छे व्यूज़ जो है वो नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि उस मानवा का एपिसोड मैं शाम को अपलोड किया करूँगा। और उसी के साथ में जो दोपहर में वीडियो आया करेगी वो इस सीरीज़ की वीडियो आया करेगी, जिससे कि जो लोग उस सीरीज़ को नहीं देख रहे वे इस सीरीज़ को देखकर एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो चलो तो फिर अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक जगह को देखते हैं जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये गॉड्स और डीमन दोनों का कब्रिस्तान है। और उसी कब्रिस्तान के अंदर हम एक कब्र को देखते हैं जो कि एकदम से फट जाती है और उस कब्र के फटने के बाद उसके अंदर से एक इंसान जो होता है वो निकल कर बाहर आने लगता है। और वो इंसान बाहर आते हुए बोलता है कि कितने साल बीत चुके हैं, 10,000 साल बीत गए या फिर 1 मिलियन साल या फिर 10 मिलियन साल बीत चुके हैं। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो पास में पड़े हुए एक पत्थर को उठा लेता है और उस पत्थर को देखते हुए बोलता है कि पता नहीं कितने मिलियनों सालों से मैं ट्रैप के अंदर फंसा हुआ था, लेकिन फाइनली आज मैं उस ट्रैप के अंदर से बाहर आ गया। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लुओ चैन है, जो कि हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है। और अब लुओ चैन को किसी पर्सन की आवाज़ आती है जो कि लुओ चैन से बोलता है कि यंग मैन, क्या तुम धरती को फाड़ कर पैदा हुए हो? पता नहीं कितने लंबे टाइम से मैं इस कब्रिस्तान को यहाँ पर गार्ड कर रहा हूँ जो कि डीमन और गॉड्स का कब्रिस्तान है, लेकिन इतने लंबे टाइम तक कोई भी बाहर नहीं आया। और फाइनली आज मैंने पहली बार किसी इंसान को देखा है जो कि अपनी कब्र से बाहर आया है। और अब हमें इस ओल्ड मैन के बारे में बताया जाता है कि इस ओल्ड मैन का नाम फायर डीमन है। और फायर डीमन की बात को सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि क्या ये गॉड्स और डीमन का कब्रिस्तान है? और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जो एंशिएंट डेसोलेट कॉन्टिनेंट थी आखिर वो कहाँ पर है? और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मेरी जो बॉडी थी वो एक क्योस रियलम के अंदर ट्रैप हो गई थी, तो फिर आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया? और लुओ चैन के इतना सोचते के साथ ही जो फायर डीमन होता है वो लुओ चैन को बताता है कि तुम जिसे एंशिएंट डेसोलेट कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हो, लाखों साल पहले वो एंशिएंट डेसोलेट कॉन्टिनेंट जो थी वो छोटे छोटे पीसों में बांट गई थी और अब उसका यहाँ पर नामो निशान भी नहीं बचा। बस एंशिएंट डेसोलेट कॉन्टिनेंट के जो छोटे छोटे हिस्से थे वे यहाँ पर खुद कॉन्टिनेंट के अंदर बदल गए, जैसे कि अभी के टाइम पर तुम जहाँ पर खड़े हो वो भी उसी का ही एक हिस्सा है जिसे कि डिवाइन सी कॉन्टिनेंट कहा जाता है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो फायर डीमन से बोलता है कि ठीक है, मुझे ये बताओ कि जो हेवनली थीफ, डेसोलेट फेरी और जो 72 क्वासी एम्परर थे वे इस टाइम पर कहाँ पर है? और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद फायर डीमन जो होता है वो लुओ चैन को बताता है कि 50,000 साल पहले जो फाइनल बैटल थी वो हुई थी और उसी फाइनल बैटल के दौरान सभी लोग जो थे वो डिसअपेयर हो गए थे। और अब फाइनल बैटल का नाम सुनते के साथ ही लुओ चैन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनल बैटल, हाँ मुझे फाइनल बैटल याद है। और इतना बोलकर अब लुओ चैन जो होता है वो हमें बताता है कि जो ये फाइनल बैटल थी इसके लिए हमने 10,000 साल तक प्लानिंग की थी, लेकिन ये बैटल तो 50,000 साल पहले ही ख़त्म हो गई। जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जो हेवनली थीफ, डेस्ट्रोएक्सिक फेरी और जो क्वासी एम्पर थे वे सभी के सभी सक्सेसफुल हो गए थे। और उन सभी लोगों ने यहाँ पर खुद की जो बॉडी और जो लाइफ थी उसे सेक्रीफाइस कर दिया था कि वे मेरी बॉडी को दोबारा से लाइफ में लेकर आ सके। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो आसमान की तरफ देखने लगता है और आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज नहीं तो कल मैं वापस क्योस रियलम के अंदर वापस लौटूंगा और तुम सभी का बदला लूँगा। तुम्हारा सेक्रीफाइस जो है वो मैं बिल्कुल भी बेकार जाने नहीं दूंगा। लेकिन अभी के लिए मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरी बॉडी के अंदर कोई भी कल्टीवेशन जो है वो नहीं बची है, तो इसीलिए मुझे किसी ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ पर रहकर मैं कल्टीवेट कर सकूँ। और इतना सोच कर अब लुओ चैन जो होता है वो फायर डीमन से बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या आसपास में कोई सेक्ट है जहाँ पर जाने के बाद मैं कल्टीवेट कर सकूँ? और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद फायर डीमन जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि अगर सबसे पास ही के सेक्ट की बात की जाए तो वो लिंक्सी सेक्ट है, लेकिन लिंक्सी सेक्ट जो है वो अपनी बस यहाँ पर ख़त्म होने की कगार पर है, तो इसीलिए उसमें जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए अगर तुम एक अच्छे सेक्ट के अंदर जाना चाहते हो और अच्छे से कल्टीवेट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि तुम्हें डाही सेक्ट के अंदर जाना चाहिए, जो कि बस यहाँ से 500 मील ही दूर है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो ओके बोलकर वहाँ से जाने लगता है। जो देखते के साथ ही फायर डीमन जो होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि 1 मिनट रुको, मैंने अपनी बात जो है वो कंप्लीट नहीं की। अगर तुम लिंक्सी सेक्ट के अंदर जाओ तो वहाँ पर जाकर मेरे नाम को ले देना, क्योंकि मेरा नाम सुनने के बाद वे लोग जो है वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी और तुम्हें सेक्ट के अंदर ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पर मेरे काफ़ी कनेक्शन है और तुम उन्हें बता सकते हो कि तुम्हें फायर डीमन टोइस्ट ने भेजा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिंक्सी सेक्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लुओ चैन होता है वो आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद जो लुओ चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो इस सेक्ट को जो फेरी लिंक किया होती उसने बनाया था क्वासी एम्पर रियलम पर प्रमोट होने से पहले।
और जिस टाइम पर उसने इस सेक्ट को बनाया था तो उस टाइम पर यह सेक्ट जो था वो एंशिएंट डेसोलेट कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे पावरफुल सेक्टों में से एक हुआ करता था। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना टाइम बीत जाने के बाद इस सेक्ट की हालत जो है वो इतनी बेकार हो जाएगी। और इतना सोचकर लो चैन जो होता है वो आगे की तरफ जा ही रहा होता है, लेकिन तभी दो डिसाइपल जो होते हैं वो आकर लो चैन को रोक देते हैं और लो चैन को रोकते हुए बोलते हैं कि क्या तुम लिंक्स सेक्ट के अंदर यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आए हो। जो सुनकर लो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, क्योंकि मैं जो लिंक्स सेक्ट है उसे ज्वाइन करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो लो चैन से बोलता है कि ठीक है, तो फिर तुम्हारे पास में अगर किसी का रेफरेंस है तो वो मुझे दो, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एप्लीकेशन प्रिपेयर हो चुकी है। जो सुनने के बाद दूसरे वाला बंदा बोलता है कि हाँ, अगर तुम्हारे पास में रेफरेंस नहीं है तो तुम जहाँ से आए हो वहीं पर ही चले जाओ। और अब रेफरेंस का नाम सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि रेफरेंस, हाँ मुझे याद आ गया, उस पर्सन ने अपना नाम जो था वो फायर डीमन बताया था, तो क्या ये चलेगा। और अब फायर डीमन का नाम सुनते के साथ ही तो वे दोनों डिसाइपल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या इसने फायर डीमन कहा। और इतना बोलकर अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि रेफरेंस तो रेफरेंस होता है, फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका रेफरेंस किसने दिया हो। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो भी मुंह फुलाते हुए बोलता है कि हाँ, अगर बात की जाए फायर डीमन की तो जो फायर डीमन है वो हमारे सभी सीनियरों में सबसे ज़्यादा बेशर्म है, तो इसीलिए आखिर इतनी हिम्मत किसके अंदर होगी कि वे उसके रिकमेंडेशन को यहाँ पर मना कर सके। और इतना बोलते के साथ ही अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो लो चैन को एक बैच देते हुए उसे बोलता है कि ये एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट करने की टैबलेट है, अगर तुम यहाँ पर हमारे सेक्ट के एग्ज़ाम को पास कर लेते हो तो उसके बाद में तुम लिंक्स सेक्ट के डिसाइपल बन जाओगे। जो सुनकर लो चैन जो होता है वो भी उस टैबलेट को ले लेता है और उस टैबलेट को लेने के बाद उस बंदे का शुक्रिया था बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बहुत सारे डिसाइपल जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। और हम देख पाते हैं कि उन सभी डिसाइपलों के वहाँ पर दो ग्रुप बने होते हैं और एक ग्रुप जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मिस्टर जियांग यहाँ पर बेस्ट है, तभी दूसरा ग्रुप चिल्लाते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, जो मिस लुओ है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की को देख पाते हैं, जहाँ पर कि लड़के का नाम जियांग और वहीं लड़की का नाम लुओ होता है। और अब जो जियांग होता है वो मिस लुओ से बोलता है कि मिस लुओ, आप जानती हो कि हमारी और आपकी जो फैमिली है वो बहुत ही लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करती आ रही है, तो इसीलिए अब हम दोनों ही यहाँ पर सेक्ट के अंदर इंटर करने वाले हैं, तो क्या तुम यहाँ पर इस यंग मास्टर के साथ में सच में फाइट करने वाली हो। क्योंकि इस चीज़ को तुम भी बहुत ही अच्छे से जानती होगी, चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे साथ में कंप्लीट नहीं कर पाओगी, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरी साइड आ जाओ, जिसके बाद हम प्रॉफिट को बांट सकते हैं। जो सुनते के साथ ही मिस लुओ जो होती है वो चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि जी हाँ, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो गया, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस लायक भी हो कि मैं तुम्हारे साथ में मिलकर काम करूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगी कि मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होगा। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि मिस लो, पता नहीं तुम्हारी तरह ऐसे कितनी परसेंटेज जिन्होंने की मुझे ऐसे ही वार्निंग दी, लेकिन उनमें से आज तक भी कोई ऐसा नहीं हुआ जो कि मेरा बाल भी उखाड़ पाया हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो चैन होता है वो भी वहाँ पर आने लगता है और उसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो बोलते हैं कि देखो, लगता है कि कोई इसी तरफ आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं ये बंदा जो है वो किसकी टीम को ज्वाइन करेगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो डिसीजन है वो बहुत ही समझदारी के साथ में लेना होगा, क्योंकि अगर तुम एक टीम को ज्वाइन करते हो तो तुम दूसरी टीम को ऑफेंड कर दोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब जो जी यांग होता है वो लुओ चैन के सामने आ जाता है और वो लुओ चैन के सामने आने के बाद उससे बोलता है कि यंग मैन, तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, मैं तुम्हें चांस देने वाला हूँ मेरी टीम को ज्वाइन करने का, तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। तभी जो मिस लुओ होती है वो भी पीछे से आ जाती है और वो पीछे से आने के बाद लुओ चैन से बोलती है कि तुम यहाँ पर मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हो, अगर तुम मेरी टीम को ज्वाइन करते हो तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें सभी से प्रोटेक्ट करूँगी, तो तुम बताओ इस बारे में क्या कहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो लुओ चैन होता है वो उन दोनों की टीम के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होता और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि माफ़ करना, लेकिन मैं तुम दोनों की टीम को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और इतना बोलकर लुओ चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी मेरे पास में कल्टीवेशन की कोई भी फाउंडेशन नहीं है, तो इसीलिए मैं केवल जो फिजिकल टेक्निक है उसे ही प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और अगर मुझे सही से याद है तो इस सेक्ट के अंदर काफ़ी सारे ऐसे रिसोर्सेज है जिनसे कि मैं अपनी फिजिकल स्किल जो है उसे डेवलप कर सकता हूँ। और लुओ चैन के इतना सोचते के साथ ही जो जियांग होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऑफर को यहाँ पर रिजेक्ट करने की, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। तुम्हारे लिए सही रहेगा कि जल्दी से मेरे पास में आकर अपनी गलती के लिए मुझसे माफ़ी मांगो और उसके बाद मेरी टीम को ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मिस लुओ होती है वो भी जियान चैन से बोलते हैं कि तुम्हें एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम मेरी टीम को यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हो तो इस तरह के लोगों से मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जी यांग का एक साथी होता है वो लुओ चैन की तरफ बढ़ते हुए जी यांग से बोलता है कि यंग मास्टर जी यांग, ये बंदा आपकी बात को सुन ही नहीं रहा, लगता है कि इसे पता ही नहीं कि आसमान कितना ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसीलिए आपके बिहाफ पर मुझे इसे थोड़ा सबक सिखाने दीजिए। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जी यांग जो होता है वो अपनी साथी को रोक देता है और अपनी साथी को रोकते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस बंदे के अंदर एनर्जी का कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है। तो अगर यहाँ पर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये पर्सन जो है वो बस एक नॉर्मल सा मॉर्टल है, तो इसीलिए ये हमारे किसी भी काम का नहीं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियांग होता है वो लुओ चैन के सामने आ जाता है। लुओ चैन के सामने आने के बाद बोलता है कि इस बंदे को यहाँ पर सबक सिखा कर क्या ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ये तो बस एक नॉर्मल सा मॉर्टल है, तो फिर इसके ऊपर अपने टाइम को बर्बाद कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही मिस लुओ जो होती है वो भी अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि क्या बस ये एक नॉर्मल सा मॉर्टल है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि मैं इसके अंदर इसीलिए इंटरेस्टेड थी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर शांत था, और इसके फेस के रिएक्शन को देखने के बाद मुझे लगा था कि ये पर्सन काफ़ी पावरफुल होगा जो कि मेरी मदद कर पाएगा, लेकिन मैंने ये सोचा ही नहीं कि ये यहाँ पर एक ऑर्डिनरी पर्सन निकलेगा, तो इसीलिए इसके ऊपर टाइम बर्बाद कर कोई फ़ायदा नहीं। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही दोनों डिसाइपल आ जाते हैं जो कि लुओ चैन को गेट के बाहर मिले थे, और उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ठीक है अब सभी जो डिसाइपल है वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो चलो अब एग्ज़ाम को स्टार्ट करते हैं। इस एग्ज़ाम के अंदर तुम लोगों की रैंकिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी तुम्हें उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी रैंकिंग के हिसाब से ही जो तुम्हें कल्टीवेशन के रिसोर्सेज है वो दिए जाएंगे। तो चलो अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए जो एग्ज़ाम है उसे स्टार्ट करते हैं। और एग्ज़ाम का फर्स्ट लेवल जो है वो यहाँ पर केओस्टिक हार्ट फॉरेस्ट के अंदर होने वाला है, और तुम लोग जितनी जल्दी चलकर इस फॉरेस्ट को यहाँ पर पास करोगे उतनी ही तुम्हारी अच्छी रैंकिंग जो है वो आने वाली है, और जो भी सबसे आखिरी में 10 लोग आएंगे उन सभी को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ जो एक फूल होता है उसे ज़मीन पर गिरा देता है, और उसे गिराते हुए बोलता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। और अब जैसे ही वो ज़मीन पर आकर गिरता है तो हम देखते हैं कि उसमें से एकदम से काफ़ी सारा ऑरा रिलीज होने लगता है, और उसके ऐसा होते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भी फॉरेस्ट के अंदर ही टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं। और वे दोनों डिसाइपल जो होते हैं वो सभी लोगों से बोलते हैं कि ठीक है यहीं से ही तुम्हारा टेस्ट जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तुम्हें इस फॉरेस्ट को यहाँ पर चलकर पार करना होगा, और जैसे ही तुम इस फॉरेस्ट को चलकर पार कर लोगे तो तुम लिंक जो सेक्ट के डिसाइपल बन जाओगे। जो सुनते के साथ ही सभी डिसाइपल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वही खुश होते हुए बोलते हैं कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है, हम तो इस फॉरेस्ट को बहुत ही आसानी से पास कर लेंगे। तभी जी यांग जो होता है वो बोलता है कि हमारा गोल जो है वो यहाँ पर 3 लेवलों को पार करना है, तो इसीलिए सभी लोग मुझे फॉलो करो, हम जल्दी से इसे पार करेंगे। जो सुनते के साथ ही मिस लुओ जो होती है वो भी अपने साथियों के साथ में आगे की तरफ बढ़ने लगती है, और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने लोगों से बोलती है कि ठीक है सभी लोग जो है वो मुझे फॉलो करो, हम लोग जो है वो यहाँ पर जी यांग को पहले जाने नहीं दे सकते। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी के सभी लोग जो होते हैं वो फॉरेस्ट के अंदर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ डिसाइपलों की हालत ख़राब होने लगती है, और वे अपने सर को पकड़ते हुए बोलते हैं कि आखिर हमारे सर में एकदम से क्यों होने लगा, एकदम से बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि कोई पावर जो है वो मेरे सर के ऊपर अटैक कर रही हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जी यांग होता है वो अपने पास से किसी पावर को निकाल लेता है, और उस पावर को निकालने के बाद बोलता है कि तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो, जल्दी से यहाँ पर मेरे पास में आओ, मैं तुम लोगों के यहाँ पर थोड़ी मदद करता हूँ। और याद रखना कि जितना ज़्यादा हो सके सभी लोग जो है वो एक दूसरे की क्लोज रहेगी और मुझसे ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, क्योंकि ये फॉरेस्ट जो है वो माइंड के ऊपर अटैक करता है, जिस कारण तुम लोग पागल भी हो सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होता है वो अपने सभी साथियों के ऊपर उस पावर का इस्तेमाल कर देता है, जो देखने के बाद मिस लुओ का एक साथी जो होता है वो उसे बोलता है कि मिस लुओ अब हम क्या करें, क्योंकि वे लोग तो यहाँ पर मैजिक ऑब्जेक्ट को लेकर आए हैं जो कि उनके माइंड को स्टेबल कर पा रहा है। जो सुनते के साथ ही अब मिस लुओ जो होती है वो भी अपनी एनर्जी से उन लोगों को कवर करने लगती है, और उन लोगों को कवर करते हुए बोलती है कि अपने मुंह को बंद रखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इस तरह चीज़ को नहीं कर सकती हूँ, मैं पहले से ही सारी तैयारियों को कर आई हूँ। मेरी ये टेक्निक जो है उसका नाम स्पिरिचुअल पेमेंट टेक्निक है, जो कि तुम लोगों के माइंड को स्टेबल रखने में तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन याद रखना कि यहाँ पर सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है कि आखिर तुम किस तरह से इस एनर्जी को संभाल कर रखते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लुओ चैन को देखते हैं जो कि उस फॉरेस्ट के अंदर जा रहा होता है, और उस फॉरेस्ट की पावर को देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि जो कोई एस्टिक हार्ट फॉरेस्ट है उसकी पावर अब काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है।
क्योंकि 10,000 साल पहले इसके अंदर इतनी पावर थी कि ये इमोर्टल के भी माइंड को यहाँ पर अनस्टेबल कर सकता था, लेकिन 10,000 सालों में इसकी पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। क्योंकि अगर बात की जाए पास्ट की, तो पास्ट में एम्परर ज़ूजिन जो थे उन्होंने यहाँ पर एम्परर क्रिएशन हार्ट टेक्निक जो थी उसे क्रिएट किया था, ताकि वे यहाँ पर जो हेवन के सीक्रेट है उन्हें सील कर सके, लेकिन वे इस चीज़ में फेल हो गए। जिसके बाद जो लियांग किंग थी उसने इस टेक्निक का एक पार्ट जो था वो मिल गया, और उसी टेक्निक के पार्ट से उसने यहाँ पर केओस्टिक हार्ट फॉरेस्ट जो था उसे बनाया था, जिससे कि वो इमोर्टलों को भी इसके अंदर ट्रैप कर सकती थी। लेकिन आखिर ये किसने ही सोचा था कि जिस सेक्ट के पास में इमोर्टलों को भी ट्रैप करने की पावर थी, केवल 10,000 सालों में ही उस सेक्ट की हालत ऐसी हो जाएगी कि वो बंद होने की कगार पर चला जाए। जिस फॉरेस्ट के अंदर इमोर्टलों को भी यहाँ पर सील कर देने की पावर थी, वो फॉरेस्ट जो है वो बस अब न्यू डिसाइपलों के टेस्ट के लिए यूज किया जा रहा है। और अब लुओ चैन को वहाँ पर खड़ा हुआ देखने के बाद जियांग का एक साथी जो होता है वो जियांग से बोलता है कि यंग मास्टर जियांग, एक बार ज़रा उस बच्चे को देखिए, वो तो एक जगह पर खड़ा हुआ है, लगता है कि उसका दिमाग पूरी तरह से बेकार हो गया। जो सुनते के साथी जियांग जो होता है वो हंसते हुए अपने साथियों से बोलता है कि उसके साथ में तो ऐसा होना ही था, वो बस एक नॉर्मल सा मॉडल था, लेकिन उसके बाद भी वो इस फॉरेस्ट के अंदर आ गया, वो अपनी पूरी लाइफ जो है इसके अंदर ही ट्रैप होकर रहने वाला है। तो इसीलिए उस बंदे के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। और इतना बोलकर वो अपने साथियों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मिस लुओ होती है वो लुओ चैन के पास में आ जाती है। लुओ चैन के पास में आने के बाद अपनी एनर्जी जो होती है वो लुओ चैन की बॉडी के ऊपर डाल देती है, जिस कारण अब लुओ चैन जो होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है। अपनी आंखों को खोलने के बाद उस लड़की से बोलता है कि क्या हुआ, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और अब लुओ चैन को सही सलामत देखने के बाद जो मिस लुओ होती है वो भी सुकून की सांस लेते हुए बोलती है कि लकीली तुमने यहाँ पर अपनी कॉन्सियसनेस जो थी उसे पूरी तरह से नहीं खोया था, नहीं तो तुम हमेशा के लिए इस फॉरेस्ट के अंदर ट्रैप होकर रह जाते। क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुम्हारा नाम कहाँ है और तुम कहाँ से यहाँ पर आए हो? मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगी कि यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि आगे जाकर ये फॉरेस्ट और भी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है और ज़्यादा लंबे टाइम तक तुम यहाँ पर अपनी कॉन्सियसनेस जो है उसे बनाकर नहीं रख पाओगे। यहाँ पर तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरी टेक्निक का, जो कि मैं सही टाइम पर आकर यहाँ पर तुम्हारी मदद कर दी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है। वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि मेरा नाम लुओ चैन है और तुम्हारी टेक्निक जो है वो मेरे ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन चूंकि तुमने यहाँ पर मेरी मदद करने की कोशिश की है तो इसीलिए मैं तुम्हें 2 शब्द बताऊंगा, जो कि है डॉग फ्लटर। जो सुनते के साथ ही अब जो मिस लुओ का एक साथी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी शब्द हिम्मत कैसे हो गई ऐसे शब्दों को बोलने की। जो मिस लुओ थी उन्होंने यहाँ पर आकर तुम्हारी मदद की, लेकिन उसके बाद भी तुम उनके बारे में ऐसे गंदे शब्द बोल रहे हो, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी मिस लुओ जो होती है वो उसे रोक देती है और वो उसे रोकते हुए बोलती है कि छोड़ो, उस बच्चे को यहाँ पर स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करना काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग उसे पहले ही यहाँ पर मदद करने का ऑफर जो है वो दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो यहाँ पर हमारी मदद लेना नहीं चाहता है तो ये यहाँ पर उसकी खुद की बदकिस्मती है। अब उसके साथ में यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसीलिए हमें उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लुओ चैन के पीछे से एक पर्पल कलर की एनर्जी जो होती है वो सीधे उसकी तरफ आने लगती है। और इससे पहले कि वो एनर्जी लुओ चैन से टकरा पाती, जो लुओ चैन होता है वो उस एनर्जी को देखने के बाद फ्लटिंग डॉग बोल देता है। और लुओ चैन के फ्लटिंग डॉग बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एनर्जी एकदम से बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और घबरा कर एकदम से लुओ चैन के पास में से वापस भाग जाती है, जिसे देखने के बाद लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि इस फॉरेस्ट की पावर जो है वो पहले की तरह नहीं रही है, लेकिन उसके बाद भी जो ये फ्लटिंग डॉग नाम के शब्द है इसका अभी भी पासवर्ड के रूप में यूज किया जा सकता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि अब से बहुत ही लंबे टाइम पहले जो इमोर्टल लिंग वांग थी उसने जब अपनी ट्रेनिंग को एंड किया था एम्परर केओस्टिक हार्ट की, तो उस टाइम पर फॉरेस्ट के एंट्रेंस के सामने एकदम से एक डॉग जो था वो आ गया था। और कुछ टाइम तक उस डॉग के साथ रहने के कारण जो एम्परर लियांग किंग थी वो उस डॉग के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गई थी और उसे फ्लटिंग डॉग पुकारने लगी। और टाइम के साथ में यही जो फ्लटिंग डॉग नाम के शब्द थे ये इस फॉरेस्ट के अंदर ट्रैवल करने के लिए पासवर्ड बन गए। लेकिन अगर बात की जाए उस डॉग की तो मैं अभी इस बात को नहीं जानता हूँ कि आखिर वो डॉग अभी कहाँ पर है। हो सकता है कि वो अभी भी जो लिंगजी सेक्ट है उसके अंदर ही मौजूद हो, या फिर हो सकता है कि वो यहाँ से ट्रैवल करने के लिए चला गया हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो फ्लटिंग डॉग बोलते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम उसी डॉग को बैठा हुआ देखते हैं जो कि आराम से एक जगह पर बैठा हुआ सो रहा होता है।
लेकिन तभी उसे भी जो ये फ्लटिंग डॉग वाले शब्द होते हैं वो सुनाई देते हैं, और इस फ्लटिंग डॉग वाले शब्द को सुनने के बाद वो डॉग जो होता है वो भी अपनी जगह से उठ जाता है, और उठने के बाद वो इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई मुझे मेरे निकनेम से पुकार रहा है, क्योंकि बहुत ही लंबा टाइम हो गया जब से मुझे किसी ने फ्लटिंग डॉग कहकर नहीं पुकारा। और इतना बोलते के साथ ही वो डॉग जो होता है वो दोबारा से लेट जाता है, और दोबारा से लेटते हुए बोलता है कि लगता है कि वैसे ही मेरे कान जो है वो बज रहे हैं, क्योंकि इतने लंबे टाइम के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को ये शब्द याद भी होंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो चैन होता है वो उस फॉरेस्ट के बाहर आ जाता है, और उस फॉरेस्ट के बाहर आने के बाद वो बोलता है कि इस फॉरेस्ट की केवल पावर ही कम नहीं हुई है, बल्कि इस फॉरेस्ट का जो साइज़ है वो भी पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। देखो तो मैं कितनी जल्दी इसे पार कर कर बाहर आ गया। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे दोनों डिसाइपल जो होते हैं वो आराम से एक जगह पर बैठे होते हैं, जिनमें से एक डिसाइपल जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि ब्रदर चैन, आपको क्या लगता है कि ये लोग जो है वो कितने दिनों में इस फॉरेस्ट को पार करेगी, 3 दिन या फिर 5 दिन? जो सुनते के साथ ही जो दूसरे वाला बंदा होता है वो बोलता है कि इस बार काफ़ी अच्छे डिसाइपलों ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि जो जियांग फैमिली का यंग मास्टर जियांग और वहीं लुओ फैमिली की यंग मास्टर मिस लुओ जो है उन दोनों ने भी पार्टिसिपेट किया है। लेकिन मुझे लगता है कि उन दोनों में जो जियांग है वो ज़्यादा टैलेंटेड है, और यहाँ पर आने से पहले उन लोगों ने अपनी फैमिली के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग ये जो है वो भी की है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर आने से पहले वे लोग अच्छे से प्रिपेयर थे, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिनों का टाइम लगेगा इसे पार करने में। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर लगा हुआ जो फ्लैग होता है वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वो शौक होते हुए बोलता है कि रेड एम्बर फ्लैग एक्टिवेट हो गया, क्या किसी ने ऑलरेडी टेस्ट को कंप्लीट भी कर लिया? जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला डिसाइबल जो होता है वो बोलता है कि नहीं, ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। टेस्ट को स्टार्ट हुए तो केवल 1 घंटा ही स्टार्ट हुआ है, तो फिर आखिर कोई इतने कम टाइम में कैसे ई टेस्ट को पास कर सकता है? क्योंकि अगर खुद हमारे यहाँ पर सेक्ट के जो फाउंडर थे वो भी आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि वे भी इतनी जल्दी इस टेस्ट को यहाँ पर पास कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला डिसाइबल जो होता है वो बोलता है कि लेकिन तुम देख सकते हो कि जो रेड एम्बर फ्लैग है वो एक्टिवेट हुआ है, जिसका मतलब यही है कि किसी ने टेस्ट को पास किया है, तो क्या हमें वहाँ पर जाकर नहीं देखना चाहिए? जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला डिसाइबल जो होता है वो पहले वाली को मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज़ होना यहाँ पर पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, और वैसे भी ये रेड फ्लैग जो है उसे बहुत ही लंबे टाइम पहले डिफाइन किया गया था, तो हो सकता है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई हो। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो अपनी ड्रिंक को पीना स्टार्ट कर देते हैं, और उनमें से एक बंदा बोलता है कि छोड़ो उन्हें, हम लोग जो है वो अपनी ड्रिंक को पीना स्टार्ट करते हैं। 3 दिनों के बाद हम वहाँ पर जाकर चेक करेंगे कि वहाँ पर आखिर क्या हुआ था। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू मिस लुओ के साथियों के ऊपर आ जाता है, जिनकी हालत ख़राब होती है, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मिस लुओ हमारी मदद करो, अब ये एनर्जी जो है वो उसे हम सप्रेस नहीं कर पा रहे, हमें प्लीज़ बचाइए, नहीं तो हम यहाँ पर मारे जाएंगे। और इस चीज़ को देखने के बाद खुद जो मिस लुओ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है, जिसके बाद अब वो वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल कैलकुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करती है। और अपनी स्पिरिचुअल कैलकुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद जो वो पर्पल कलर की एनर्जी होती है उसे वहाँ से हटाने लगती है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी डिसाइबल जो होते हैं वो भी अब सुकून की सांस लेने लगते हैं। लेकिन अब इतना टेक्निक का इस्तेमाल करने के कारण जो मिस लुओ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा थकने लगती है, और वो अपने मन में सोचती है कि इतना ज़्यादा इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के कारण मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी धीरे धीरे कर ख़त्म होती जा रही है। लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत लंबा सफ़र जो है वो बाकी है, क्योंकि फॉरेस्ट को देखकर ऐसा लगता है कि अभी हम लोग जो है वो इस फॉरेस्ट के केवल मिडल में ही पहुँचे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो एरोगेंट बच्चा जो है वो कहाँ चला गया, जिसका नाम कि लुओ चैन था। मुझे लगता है कि अभी तक तो वो यहाँ पर मर भी चुका होगा, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हम लोग भी इसका सामना नहीं कर पा रहे, तो वो तो बस एक मॉर्टल था। और हम देखते हैं कि उसके इतना बोलते के साथ ही पर्पल कलर की एनर्जी उसकी तरफ आने लगती है, और जो मिस लुओ होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, उसने तो मुझे यहाँ पर फ्लर्टिंग डॉग बोला था। और अब मिस लुओ के फ्लर्टिंग डॉग बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो पर्पल कलर की एनर्जी जो होती है वो वहाँ से डर कर भाग जाती है, जो देखने के बाद मिस लुओ को भी कुछ समझ में नहीं आता, और वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि मैंने तो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल भी नहीं किया, तो फिर आखिर ये स्पिरिचुअल एनर्जी जो थी वो अपने आप ही कैसे डिसअपेयर हो गई? जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि अभी भी जो ये पर्पल कलर की स्पिरिट है ये यहाँ पर मेरी टीम के जो मेंबर है उनके ऊपर अटैक कर रही है। और इतना बोलते के साथ ही मिस लुओ जो होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है, और वो सोचते हुए बोलती है कि आखिर इन स्पिरिटों ने एकदम से मेरे ऊपर अटैक करना क्यों बंद कर दिया, क्या ये उसी फ्लैटिंग डॉग शब्द के नाम के कारण हुआ है? वैसे तो ये चीज़ जो है वो सोचने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है, लेकिन क्यों ना इस चीज़ को एक बार टेस्ट कर देखा जाए, क्योंकि इस चीज़ को टेस्ट करने में यहाँ पर कुछ नहीं जा रहा। और इतना बोलते के साथ ही वो चिल्लाते हुए बोलती है कि फ्लर्टिंग डॉग।
और मिस लोगों के फ्लर्टिंग डॉग बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे स्पिरिट जो होती है वो दोबारा से वहाँ से डर कर भागने लगती है, जो देखने के बाद मिस लो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि ये तो काम कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जी यांग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने साथियों के साथ में उस फॉरेस्ट को पार कर रहा होता है। और अब वो फॉरेस्ट के बिल्कुल एंड पे पहुंचने के बाद जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि मैंने सुना था कि यहाँ पर जो जीनियस होते हैं वो इस फॉरेस्ट को 3 दिन के अंदर ही पार कर पाते हैं, लेकिन मुझे देखो अभी मुझे 3 दिन भी नहीं हुए और मैं इस फॉरेस्ट को पार करने वाला हूँ। सच में मैं तो एक रियल जीनियस होने के लायक हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जी यांग जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मिस लोआ होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। और वहाँ पर आने के बाद वो जियांग का मजाक उड़ाते हुए उसे बोलती है कि जियांग क्या बात है, तुम तो फॉरेस्ट से बाहर ही निकलने वाले हो, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर पागलों की तरह इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो, क्योंकि तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लोग तुम्हें पागल समझेंगे। और अब मिस लोगों को वहाँ पर देखने के बाद जो जियांग होता है वो हंसते हुए मिस लोगों से बोलता है कि मिस लोगों क्या बात है, तुम भी फॉरेस्ट से बाहर आ गई हो, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले ही थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, तुम उतनी भी कमज़ोर नहीं हो। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर इस टेस्ट के फर्स्ट पैलेस की, तो इस टेस्ट का फर्स्ट पैलेस जो है वो मेरा होने वाला है और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझसे फर्स्ट पैलेस को छीन पाए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियांग होता है वो उस फॉरेस्ट से बाहर की तरफ जाने लगता है, जो देखने के बाद जो लुओ होती है वो हंसते हुए बोलती है कि क्या तुम अभी भी फर्स्ट पैलेस के सपने देख रहे हो। सच बताओ तो हम दोनों का एक दूसरे के साथ भी कंप्लीट करना पूरी तरह से यूजलेस है, क्योंकि पहले ही कोई पर्सन जो है वो इस फॉरेस्ट से बाहर जा चुका है। और मिस लुओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियांग होता है वो भी वापस आ जाता है और वो वापस आते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने कि पहले ही कोई इस फॉरेस्ट से बाहर जा चुका है। अगर बात की जाए यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की, तो यहाँ पर आज सभी लोग जो थे वो आते तुम्हारी टीम में और आते मेरी टीम में, जो कि अभी भी यहाँ पर हम लोगों के साथ में ही है। और अगर बात की जाए बाकी के एक पर्सन की, तो उसके पास में कल्टीवेशन की कोई भी फाउंडेशन नहीं थी, जो कि पूरी तरह से यूजलेस है। तो फिर आखिर यहाँ पर तुम किस पर्सन के बारे में बात कर रही हो जो कि हम सभी से पहले यहाँ पर इस फॉरेस्ट से बाहर जा चुका है। और अब लुओ चैन के बारे में ऐसे शब्द सुनने के बाद मिस लुओ जो होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम किसी के बारे में इस तरह की बातें नहीं कर सकते, और अगर उसके नाम की बात की जाए तो उसका नाम लुओ चैन है, ना कि कोई ट्रैश। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मिस लुओ अगर आप मुझे यहाँ पर रोक कर रखना चाहती हो तो आपको कोई अच्छा बहाना जो है वो ढूंढना चाहिए, क्योंकि आपके इस मामूली से बहाने के अंदर मैं नहीं आने वाला। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जैसा एक कचरा जो है वो मुझसे पहले इस फॉरेस्ट को पास कर जाए, और अगर वो यहाँ पर मुझसे पहले इस फॉरेस्ट से अगर बाहर निकल भी गया है तो मैं यहाँ पर वादा करता हूँ कि मैं सभी के सामने नील डाउन करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जियांग जो होता है वो फॉरेस्ट से बाहर आ जाता है और वो फॉरेस्ट से बाहर आने के बाद जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली मैं फॉरेस्ट से बाहर आ गया और मैंने फर्स्ट रैंक को पा लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन की आवाज़ आती है जो कि जियांग से बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे सामने नील डाउन करोगे, तो क्या अब तुम अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करने वाले। जो सुनकर जियांग गुस्से में बोलता है कि आखिर अब कौन यहाँ पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि जो लुओ चैन है वो वहीं पत्थर पर बैठा हुआ है, जिसे देखते के साथ ही तो जियांग की भी हालत ख़राब हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलता है कि लुओ चैन आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता, लेकिन इस चीज़ को छोड़ो, तुमने अभी अभी कहा था कि तुम मेरे सामने नील डाउन करोगे, तो क्या अब तुम अपनी बात को पूरा नहीं करने वाले। और इतना बोलकर जो लुओ चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मैं इस तरह की चीज़ों को करना पसंद नहीं करता, लेकिन इसने यहाँ पर मुझे वेस्ट बोलने की हिम्मत की है, तो इसीलिए मैं इसे माफ़ नहीं कर सकता। मैं वो पर्सन हूँ जिसे कि दोबारा से लाइफ में लाने के लिए जो खुद इमोर्टल्स थे उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, तो फिर उसके बाद भी आखिर ये पर्सन मुझे यहाँ पर वेस्ट कैसे बोल सकता है, और अगर मैं वेस्ट हूँ तो फिर ये क्या हुआ। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो मिस लुओ होती है वो भागते हुए उसकी तरफ आने लगती है और उसकी तरफ आते हुए बोलती है कि लुओ चैन तुमने तो सक्सेसफुली यहाँ पर जो टास्क था उसे कंप्लीट कर लिया। और इतना बोलकर वो बड़े ही प्यार से जो लुओ चैन होता है उसे बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, पहले मैं तुम्हारे शब्दों को यहाँ पर गलत समझ गई थी और मैंने उसका मतलब भी गलत निकाल लिया था, लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा बोलना चाहती हूँ वे शब्द बताने के लिए। और मिस लुओ के इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होता है वो गुस्से में चिल्लाने लगता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, मुझे यकीन ही नहीं है कि ये बंदा मुझसे पहले यहाँ पर फॉरेस्ट से बाहर निकल सकता है, क्योंकि इसके पास में तो कोई कल्टीवेशन की भी स्किल नहीं है। पक्का इसने यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार की चीटिंग का सहारा लिया है, तो इसीलिए जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर तुम किस तरह से फॉरेस्ट से बाहर निकले, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम्हें इस चीज़ से मतलब क्या है कि मैंने किस तरह से ये फॉरेस्ट जो है उसे पार किया, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए मेरे सामने नील डाउन कर कर।
जो सुनते के साथ ही तो जियांग जो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारे पास में कल्टीवेशन की कोई स्किल नहीं, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे सामने इस तरह से बात कर रहे हो, लगता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियांग होता है वो सीधे लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। वो लुओ चैन के ऊपर अपनी पाम अटैक को करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। और अब उस अटैक को देखने के बाद मिस लुओ जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो जियांग फैमिली का यहाँ पर जियांग पाम अटैक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। क्या सच में जियांग लुओ चैन को मारना चाहता है? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियांग को देखते हैं जो कि लुओ चैन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी उसका अटैक जो होता है वो बीच में ही रुक जाता है और वो लुओ चैन तक नहीं पहुंच पाता। जो देखने के बाद तो जियांग भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मेरा अटैक बीच में ही कैसे रुक गया है, क्या यहाँ पर किसी प्रकार का बैरियर है? और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होता है वो एकदम से ज़मीन पर जाकर टकराता है और उसके बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर भी पड़ने लगता है। जो देखने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी बॉडी के ऊपर एकदम से इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों आने लगा? और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसके आगे आते हुए उसे बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर अपना वादा पूरा करोगे और मेरे सामने नील डाउन करोगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपने वादा को पूरा करने के लिए यहाँ पर पूरे के पूरे ज़मीन पर लेटकर अपने ज़मीन को सर को भी ज़मीन पर मारने लगोगे। जो देखने के बाद अब जो जियांग होता है वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये पावर जो है वो इस बंदे की है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास में तो कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, तो फिर आखिर इतना तगड़ा प्रेशर इसकी बॉडी से कैसे रिलीज हो सकता है? और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिंगजुई सेक्ट के जो दोनों डिसाइपल होते हैं वो भी आ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें अपने सामने एक काफ़ी पावरफुल एनर्जी दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद एक बंदा बोलता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो कैस्टिक फॉरेस्ट हार्ट की पावर है। क्या वहाँ पर कोई पर्सन ऐसा मौजूद है जो कि यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर से जो पावर है उसे ले रहा है? जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो पहले वाले से बोलता है कि बेफालतू की बकवास कहना बंद करो, यहाँ पर जो ये फॉरेस्ट है इसे इमोर्टल यांग क्यू आई के द्वारा बनाया गया था, इवन कि हम लोग भी इसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो फिर आखिर कैसे ही कोई डिसाइपल इसे यहाँ पर अपने आप ले सकता है? जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस बार बहुत ही सारी अजीब चीज़ें जो है वो हो रही है, तो इसीलिए चलो चलकर वहाँ पर देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब वे दोनों जो डिसाइपल होते हैं वो उसी तरफ जाने लगते हैं जिस तरफ से वो एनर्जी निकल रही थी। और हम देखते हैं कि वे वहीं पर ही आ जाते हैं जहाँ पर कि जियांग और बाकी सभी लोग मौजूद होते हैं, और हम देख पाते हैं कि अभी भी जो जियांग होता है वो ज़मीन पर लेटा हुआ होता है। और जियांग को ऐसे ज़मीन पर लेटा हुआ देखने के बाद वे दोनों डिसाइपल भी बहुत ही फनी तरह से जियांग की तरफ देखने लगते हैं और जियांग की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? जो सुनते के साथ ही जो जियांग होता है वो उन दोनों को देखकर खुश होते हुए उनसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर, आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, इस बच्चे ने यहाँ पर चीटिंग की है क्योंकि ये बस एक मॉडल है, लेकिन उसके बाद भी इसने सक्सेसफुली यहाँ पर फॉरेस्ट को पार कर लिया, आखिर ऐसी चीज़ पॉसिबल भी कैसे है? तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर इसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि मुझे इस बंदे के ऊपर शक है कि इसे किसी दूसरे सेक्ट ने यहाँ पर जासूस बनाकर हमारे सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए भेजा है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी लुओ चैन के सामने आ जाता है और वो लुओ चैन के सामने आते हुए उसे बोलता है कि तो क्या तुम वही हो जो कि फॉरेस्ट से सबसे पहले बाहर आया था? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कितनी देर पहले फॉरेस्ट से बाहर आए थे? जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं फॉरेस्ट के अंदर से 3 घंटे पहले बाहर आ गया था। जो सुनते के साथ ही अब वे दोनों भी एक दूसरे के मुंह को देखने लगते हैं और उनमें से पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि 3 घंटे पहले, इसका मतलब जिस टाइम पर रेड फ्लैग जो था वो एक्टिवेट हुआ था तो उस टाइम पर उसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं थी। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन आखिर ऐसी चीज़ पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि उस टाइम पर तो टेस्ट को स्टार्ट हुए भी केवल 2 ही घंटे हुए थे, तो इसने इतने कम टाइम में ही उसे पास कैसे कर लिया? और इतना बोलते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो अब लुओ चैन के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि लुओ चैन, जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास में नॉर्मल एक बस मोर्टल बॉडी है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर इतने कम टाइम में ही तुम कैसे फॉरेस्ट से बाहर आ गए? और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस सवाल का जवाब जो है वो तुम पूरी सच्चाई के साथ में दोगे, क्योंकि तुम भी जानते हो कि ये एक ट्रेनिंग करने की जगह है जहाँ पर कि हम सभी डिसाइपलों को ट्रेनिंग कराते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मिस लुओ होती है वो एकदम से लुओ चैन के सामने आ जाती है और वो लुओ चैन के सामने आने के बाद उनसे बोलती है कि सीनियर ब्रदर, आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिस मेथड का इसने यूज़ किया था मैं पहले से ही उस मेथड को जानती हूँ।
और वो किसी प्रकार की कोई टेक्निक नहीं है बल्कि दो सीक्रेट वर्ड है जिनकी मदद से हम क्योस्टिक हार्ट फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर जो लुओ चैन है उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उसी की दो शब्दों के कारण मैं इस टेस्ट को पास कर पाई। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक डिसाइपल काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या दो वर्ड, ये तो लेजेंड्स का कहना है कि दो वर्ड जो थे वो यहाँ पर इस फॉरेस्ट को पार करने के लिए पासवर्ड की तरह यूज किए जाते थे। लेकिन अगर उन दो सीक्रेट वर्ड की बात की जाए तो वे दोनों सीक्रेट वर्ड तो 10,000 साल पहले ही हो गए थे, तो फिर आखिर कैसे तुम उसके बारे में जानते हो। और अब मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ रही है, क्योंकि तुम जो दो सीक्रेट वर्ड है उनके बारे में जानते हो तो उसी की मदद से तुमने यहाँ पर जो फॉरेस्ट की पावर थी उसका इस्तेमाल जो जियांग था उसके खिलाफ किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लुओ चैन जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि मैं इन दोनों पासवर्डों के बारे में नहीं जानता था, लेकिन ये जो चीज़ थी वो मुझे जो फायर डीमन है उसने बताई थी, तो तुम मुझसे इस बारे में पूछ सकते हो। और इतना बोलकर लुओ चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन चीज लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो यहाँ पर फायर डीमन के ऊपर थोप दूँ, वो खुद ही इनसे निपटता फिरेगा। और अब टोइस्ट फायर डीमन का नाम सुनते के साथ ही वे दोनों ही जो डिसाइपल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या जो टोइस्ट फायर डीमन है वो पासवर्ड के बारे में जानते थे। और इतना बोलते के साथ ही अब एक डिसाइपल जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ये मैटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं पैट्रिज को इसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे सभी लोग बैठे हुए होते हैं और अब जियांग जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन, एक बार के लिए मुझे लगा था कि तुम सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जरा देखो तो तुमने तो यहाँ पर जो ये क्योस्टिक हार्ट फॉरेस्ट है उसके अंदर से पावर को उधार लिया था, तो इसीलिए बस अब तुम इंतज़ार करो, देखना मैं तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ। जोसन का लुओ चैन जो होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि मेरे ज़्यादा करीब आने की कोशिश मत करना क्योंकि इसमें ही तुम्हारी भलाई है। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होता है वो भी गुस्से से लुओ चैन की तरफ देखने लगता है और वो लुओ चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम फायर डीमन को जानते हो तो तुम जो चाहे वो यहाँ पर कर सकते हो। सभी लोग उस फायर डीमन के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं, वो किसी भी काम का नहीं है, वो बस हर टाइम ड्रिंक करता रहता है, बैट लगाता रहता है और उसी के साथ में लोगों के साथ में स्कैमिंग भी करता रहता है, जिस कारण उसकी पूरी की पूरी रेपुटेशन जो है वो पूरे के पूरे रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा बेकार है, कोई भी उसके ऊपर यकीन करने की कोशिश नहीं करता। और तुम्हें तो देखो, तुमने तो यहाँ पर उसका रेफरेंस लेकर सेक्ट को ज्वाइन कर लिया। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो भी गुस्से से अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में उस पर्सन की रेपुटेशन जो है वो इतनी ज़्यादा बेकार है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उसके नाम को लेकर मैंने यहाँ पर गलती कर दी। और लुओ चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी डिसाइपल के ऊपर आ जाता है जो कि सेक्ट के एल्डरों के पास में आ चुका होता है और उन्हें पूरी बात बताने के बाद उनसे बोलता है कि पैट्रिज ये सब कुछ जो है वो आज वहाँ पर हुआ था। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक एल्डर जो होता है वो बोलता है कि ऐसे ही किसी पर्सन के ऊपर यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कि उन्होंने उस पासवर्ड को ढूंढ लिया जो कि हमारी फाउंडर लियांग कियाओ के द्वारा छोड़ा गया था, तुम इस बारे में क्या कहते हो। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये सेक्ट का वॉइस लीडर है जिसका नाम कि वू वैंग है। जो सुनकर दूसरे वाला एल्डर जो होता है वो वॉइस लीडर से बोलता है कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि ये लुओ चैन का नाम का पर्सन जो है उसे यहाँ पर टोइस्ट फायर डीमन के द्वारा भेजा गया है, तो हो सकता है कि ये सच भी बोल रहा हो, क्योंकि इस चीज़ को तुम भी बहुत ही अच्छे से जानते हो कि जो फायर डीमन है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि वो फाउंडर लियांग क्यूआई का डायरेक्ट डिसेंडेंट है जिसने कि हम लोगों से पता नहीं कितने ज़्यादा सीक्रेट छुपा कर रखे हुए है। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये ग्रैंड पैट्रिज है जिसका नाम की बाई कुशान है। और अब ग्रैंड पैट्रिज जो होता है वो बोलता है कि मेरे हिसाब से यहाँ पर जो लुओ चैन है उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उसकी मदद से हमें यहाँ पर जो सीक्रेट है फाउंडर लियांग क्यूआई के द्वारा छोड़ा गया वो मिल गया है। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास में कुछ सीक्रेट मेथड हो जो कि फाउंडर के द्वारा छोड़े गए थे, जैसे कि प्योर जैक्ड स्पिरिट मेथड, अगर वो हमें यहाँ पर मिल जाता है तो उसकी मदद से हमारे डिसाइपलों की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है और हम दोबारा से अपनी ग्लोरी को पा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही वॉइस लीडर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, जल्दी से मेरे ऑर्डर को पास ऑन करो। जो लुओ चैन है उसने यहाँ पर हमारे क्योस्टिक फॉरेस्ट हार्ट के यहाँ पर पासवर्ड को ढूंढा है, तो इसीलिए उसे रिवॉर्ड के तौर पर जो ट्रेजर पवेलियन का फर्स्ट फ्लोर है उसके अंदर इंटर करने का मौका दिया जाता है और वो वहाँ से अपने लिए जिस ट्रेजर को भी चूज़ करना चाहता है वो उस ट्रेजर को अपने लिए चूज़ कर सकता है। जो सुनने के बाद वो बंदा भी ठीक है पैट्रिज बोलकर वहाँ से चला जाता है और अब हम देखते हैं कि जो वो डिसाइपल होता है वो वापस से लुओ चैन के पास में आ चुका होता है।
और लुओ चैन के पास में आने के बाद वो उसको बताता है कि हमारे सेक्ट के जो वॉइस लीडर है उन्होंने यहाँ पर लुओ चैन को रिवॉर्ड दिया है पासवर्ड को ढूंढने के कारण, और उसे यहाँ पर ट्रेजर पवेलियन के फर्स्ट फ्लोर के अंदर इंटर करने का मौका मिला है, जहाँ से कि वो अपने लिए एक ट्रेजर को चूज कर सकता है। जो सुनकर तो अब जो जी यांग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, इसे तो यहाँ पर पनिश करना चाहिए था, लेकिन पनिश करने की बजाय तुम लोग तो इसे रिवॉर्ड देने लगे। और अब ट्रेजर पवेलियन का नाम सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद डिसाइपलों के अंदर तो अफरा तफरी मच जाती है, और एक डिसाइपल बोलता है कि ट्रेजर पवेलियन के अंदर तो एक से बढ़कर एक ट्रेजर रखा हुआ है और उसके फर्स्ट फ्लोर के अंदर भी जाने की अपॉर्चुनिटी मिलना सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में मैंने इतना लकी पर इंसान जो है वो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं देखा, ये तो ऐसा हो गया जैसे कि एक अंधी बिल्ली को एक मरा हुआ चूहा जो है वो मिल गया हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो डिसाइपल होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि ब्रदर लुओ चैन आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको रिवॉर्ड वाली जगह पर लेकर चलता हूँ, जिसके बाद आप अपने सेकंड टेस्ट को देना। क्योंकि एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि जो फायर डीमन है वो बिल्कुल भी बुरे इंसान नहीं है, इवन कि जो हमारे सेक्ट के बैटरीज है वो खुद भी उसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसीलिए आपको ज़्यादा यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब लुओ चैन जो होता है वो भी उसके साथ में जाने लगता है और उसके साथ में जाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये फायर डीमन की रिस्पेक्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि उसके पास में स्पिरिचुअल बॉडी है प्योर जेड की। क्योंकि अगर बात की जाए पास्ट की तो जो इमोर्टल लिंक क्या होती उसके पास में भी प्योर जेड बॉडी थी और उसने यहाँ पर एक 9 इमोर्टल बॉडीज मेथड को बनाया था और उसके बाद में उसने कल्टीवेशन की इस मेथड को अपने डिसाइपलों को पास ऑन किया। और ऐसा होते के साथ ही पूरे लिंगजुई सेक्ट की कल्टीवेशन की यहाँ पर पावर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, जिस कारण जो लिंगजुई सेक्ट था वो सबसे पावरफुल इमोर्टल सेक्ट बन गया। और अगर बात की जाए मेरे सामने वाले इस बच्चे की तो इसकी कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी मैं इसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी प्योर जेड स्पिरिचुअल बॉडी नहीं देख पा रहा। लगता है कि इतने लंबे टाइम में इन लोगों ने अपने यहाँ पर कल्टीवेशन का मेथड जो था उसे भी खो दिया है, लेकिन आखिर हुआ ऐसा कैसे, आखिर जो लिंगजुई सेक्ट है वो इस कंडीशन तक कैसे पहुँच गया। लगता है कि मुझे किसी पर्सन को ढूंढना होगा जो कि मुझे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सके। और अब लुओ चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।